मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार मैं अपने YouTube चैनल पर यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की चर्चा कर रहा हूं। मैंने आपको अब तक ये बताया कि ये जो कानून बना है, ये देश के अंदर किस तरह से भविष्य में हिंदुओं के बीच में एक गृह युद्ध की नींव डालेगा और ये एक तरह से जो सवर्ण छात्र हैं उनके लिए न सिर्फ घातक है, बल्कि ये सवर्ण छात्राओं के लिए भी बहुत घातक है। और कहीं ना कहीं इस तरह का बिल एक नस्लीय संघार की तरफ एक समाज को ले जाएगा। लेकिन लगभग 2 दिन हो गए, हम सब लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे कि शायद भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी या फिर इस पर कोई बात बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा कही जाएगी। लेकिन बीजेपी का पूरा आईटी सेल अभी तक इस मुद्दे पर लगभग खामोशी की मुद्रा में है। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करने के लिए हर बात में सामने आ जाया करते थे और कागज पत्तर रखकर बखिया उधेड़ दिया करते थे, वो सभी लोग आज बिल्कुल खामोश और चुप नजर आते हैं। तो बीजेपी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, मोदी सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन जो उत्तर है वो अब रोहित वेमुला के नाम को, उसके चेहरे को आगे बढ़ा करके दिया जा रहा है। और ये वही लोग इस तरह की उत्तर दे रहे हैं जो कि भीम वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मित्रों, रोहित वेमुला को आगे करने का मकसद एक बार फिर से एक विक्टिम कार्ड खेलना है। इसलिए रोहित वेमुला नाम के इस एक भ्रम को आज साफ करना बहुत आवश्यक है। दरअसल इस पूरे के पूरे जो ये ड्रैकोनियन लॉ लाया गया है, यूजीसी रेगुलेशंस, दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पूरी इसकी पृष्ठभूमि है वो रोहित वेमुला से जुड़ती है। क्योंकि रोहित वेमुला की मां के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जब यूजीसी को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद यूजीसी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या सवर्ण छात्रों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। एक कानूनी संतुलन नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। तो ये तो SC ST एक्ट का भी बाप है। इसमें तो ओबीसी भी शामिल है, संरक्षित हो गए हैं। सिर्फ जनरल क्लास ही है जिसको कहा गया है कि साहब तुम ही आक्रांता हो, तुम ही उत्पीड़क हो, तुम्हारे अंदर सारी खराबी है, पूरे समाज का उत्पीड़न करने वाले तुम लोग हो। और उन्हें कोई कानून में संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह विशुद्ध राजनीति हो रही है, विशुद्ध राजनीति है। तो ऐसे में एक बार फिर से रोहित वेमुला का जो पूरा सच है उसको दुनिया के सामने रखना मैं समझता हूं कि आज बहुत जरूरी है। किस तरह से तथ्यों को छुपाया जाता है और तथ्यों को चुन चुन करके वही तथ्य रखे जाते हैं जिससे कि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। रोहित वेमुला के नाम पर ऐसा विक्टिम कार्ड खेला गया कि पूरे स्वर्ण समाज की गर्दन दबाने के लिए उनको एक फांसी का फंदा पेश कर दिया गया है यूजीसी रेगुलेशन के नाम से। इसलिए आज इस रोहित वेमुला वाले प्रोपेगेंडा की पोल खोलना बड़ी जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक हंसराज मीणा जी हैं। ये भी वामपंथी प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहते हैं हमेशा, और इनकी मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा जो लिख रहे हैं ये। बाकी तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पर इन्होंने क्या लिखा है देखिए। मैं रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की लड़ाई में शामिल होने आया था। मुझे तब यह अंदाजा नहीं था कि रोहित का सुसाइड नोट पढ़ना मेरी पूरी जिंदगी को दिशा बदल देगा। उसके एक पत्र में सिर्फ एक छात्र का दर्द नहीं था, उसमें इस देश के लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े तबकों के छात्रों की दबी हुई चीखें थी। रोहित ने लिखा था, मेरी जन्म से ही मेरी पहचान एक घातक दुर्घटना थी। पूरी तरह से इसने इस पूरी लाइन को ही बदल दिया
मेरी मेरी जन्म से ही मेरी पहचान एक घातक दुर्घटना थी। और रोहित वेमुला ने क्या लिखा था, उसका मतलब क्या था, और किस तरह से उसको पूरी तरह से उसकी चिट्ठी तक में जो बातें उसने लिखी थी उसको पेन से काट दिया गया। सोचिए, मतलब जो चिट्ठी थी, एक सुसाइड लेटर, जो मरने वाले ने जो सुसाइड लेटर लिखा, उस सुसाइड लेटर में कुछ अंश इसलिए काट दिए गए, उन संगठनों के द्वारा ऐसा आरोप लगता है जिनका वो सदस्य था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके आसपास तो उसके संगठन के, उसके साथ के लोग ही रहेंगे। उनको लगा कि अगर इसकी चिट्ठी एक्चुअल जैसी थी वैसी बाहर आ गई तो हमारी तो बड़ी बदनामी होगी, सारा आरोप हमारे पर लग जाएगा, इसीलिए उस लाइन को काट दिया गया। मैं आपको आज ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो ऐतिहासिक इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाया जाता है, दरअसल इसमें लिखा क्या था, आखिर इसमें क्या लिखा था, इसको आज हम जरा देखते हैं। यह है रोहित वेमुला की वो चिट्ठी जिसका मैंने पूरा हिंदी अनुवाद आपको यहां पे दिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप धैर्य से इसको एक बार जरूर सुने। इसमें लिखा है, शुभ प्रभात, जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तो मैं यहां पर नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने मेरे वास्तव में परवाह की, मुझसे प्यार किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे हमेशा से खुद से समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं एक राक्षस बन गया हूं। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सागन की तरह, लेकिन अंत में सिर्फ यह पत्र लिख पा रहा हूं। मैंने विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार किया, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया यह जाने बिना कि लोग बहुत पहले ही प्रकृति से अलग हो चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हैं, हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता मान्य है, लेकिन कृत्रिम कला के लिए यह बहुत कठिन हो गया है। प्यार करना, दुखी होना, मतलब ये अपने लोगों को बोल रहा है। जिससे मोहब्बत करेगा वही तो धोखा देगा, ये अपने लोगों की बात कर रहा है जो उसके साथ थे। एक इंसान की कीमत उसकी तत्काल पहचान और निकटतम संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक वोट तक, एक संख्या तक, एक वस्तु तक। कभी भी एक इंसान को उसके दिमाग के रूप में नहीं देखा गया, एक शानदार चीज के रूप में नहीं जो स्टार डस्ट तारों की धूल से बनी है। हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में और मरने में और जीने में मैं इस तरह का पत्र पहली बार लिख रहा हूं। मैं पहली बार आखिरी पत्र लिख रहा हूं। अगर मेरा मतलब समझना आए तो मुझे माफ करना। आगे लिखा है, हो सकता है कि दुनिया को समझने में मैं गलत था। प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था, एक जीवन शुरू करने की हताशा में। इस बीच कुछ लोगों के लिए जीवन अभिशाप है। मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है। माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं सका, अतीत का एक बिन प्यार वाला बच्चा। यह साफ साफ लिख रहा है कि मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है, लेकिन हंसराज मीणा क्या लिख रहा है कि मेरे जन्म की पहचान ही में घातक दुर्घटना है। बिल्कुल सिरे से झूठ बोल रहा है। ये अपनी निजी बात कर रहा है। मैं बताऊंगा क्यों ये कह रहा है ये बात, इसकी भी कारण है। इसने क्यों, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी रोहित वेमुला की, क्यों ये कह रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी, मैं बताऊंगा आपको। तो ये अपनी चिट्ठी में कुछ और लिखता है। प्रोपेगेंडा वाला जो दलित है वो इसको गलत बता रहा है। और आगे क्या लिख रहा है, मैं अपने बचपन से के अकेलेपन से कभी उबर नहीं सका, अतीत का एक बिन प्यार वाला बच्चा। रोहित वेमुला की मां का नाम था राधिका वेमुला, इनके पिता का नाम था शंकर वेमुला। इनके पिता शराब बहुत पीते थे, अपनी पत्नी को मारते पीटते थे। इसकी वजह से इनके जो पिता थे बाद में अलग हो गए परिवार से। इनकी पत्नी ने अकेले संघर्ष करके, इनकी मां ने अकेले संघर्ष करके, राधिका वेमुला ने इस बच्चे को पाला पोसा। उस संघर्ष को इसने देखा था, इसीलिए ये अकेला पड़ गया, क्योंकि इसकी मां शायद काम पर जाती होंगी, संघर्ष करती होंगी, इसके पिता रहते नहीं थे। तो इसने कहा कि मैं अकेला हो गया, अकेलापन का शिकार हो गया, और कहा कि मेरा जन्म ही मेरी दुर्घटना है। तो भाई ये तो अपने व्यक्तिगत जीवन की व्यथा को बता रहा है ना। इसमें किसी ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बाभन ने क्या कर दिया भाई?
क्या किसी ब्राह्मण ठाकुर बाबर ने कहा था कि रोहित वेमुला का पिता जो है वो शराब पिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब पीना उसकी खुद की चॉइस थी, उसके पिता की। इसमें किसी ब्राह्मण को, ठाकुर को, दलित और किसी लाला को क्यों घुसेड़ना भाई इस पूरे मामले में? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक इशू है। आगे और देखिए, आगे लिखा है कि इस समय मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हूं, मुझे अपने खुद की भी चिंता नहीं है, यह दयनीय है और इसी कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं मृत्यु के बाद की कहानियों, भूतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करता। अगर मुझे किसी चीज पर विश्वास है तो मुझे विश्वास है कि मैं सितारों तक की यात्रा कर सकता हूं और जान सकता हूं कि दूसरी दुनिया कैसी है। आगे ये लिखता है कि आप जो मेरे पत्र को पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है, जो 1,75,000 रुपये है। कृपया देखें कि क्या ये मेरे परिवार को मिल सकती है। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने थे, उसने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन कृपया उस राशि का भुगतान फेलोशिप के पैसे से कर देना। मैं चाहता हूं कि मेरी शव यात्रा शांतिपूर्ण और शांत हो। ऐसा व्यवहार करें जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना। यह जान लो कि मैं जीने से ज्यादा मरने में खुश हूं। उमन्ना के लिए मुझे खेद है, तुम्हें यह सब अकेले झेलना पड़ रहा है। और अंत में इसने लिखा है, अंत में ASA, ये इसका संगठन था, परिवार के लिए आप सभी को निराश करने के लिए खेद है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये पूरा जो है इसका लेटर है। इस पूरे लेटर में इसने ये भी कहा है भैया कि मेरे मरने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है। उसने खुद बताया कि वो खुद जिम्मेदार है। इसके बाद भी जो है इसके लिए ब्राह्मण समाज को, फलाने को, जो कहीं है ही नहीं, उसको फालतू में जिम्मेदार बनाया जा रहा है। यहां पर देखिए इसके बाद वो लाइन जो काट दी गई, उसमें क्या लिखा था? ASA यानी अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, SFI जानते हैं, वामपंथी संगठन। ASA, SFI और हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए मौजूद है। शायद ही कभी किसी व्यक्ति और संगठन का हित मेल खाता हो। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा है ASI और ASA और SFI पर। सत्ता पाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए हम अक्सर दिखावे में तसल्ली ढूंढते हैं। हालांकि मुझे इन दोनों समूहों को श्रेय देना चाहिए कि इन्होंने मुझे बेहतरीन साहित्य और लोगों से परिचित कराया। समझ रहे? तो ये इस तरह से, ये मतलब एक, ये बताओ, अगर किसी को सुसाइड लेटर लिखना होगा और सुसाइड लेटर लिखेगा तो क्या वो ऐसे लिखेगा लेटर की पहले लेटर लिखे फिर कुछ काटे फिर दे? वो अगर दोबारा लेटर लिख देगा, फ्रेश लेटर लिख देगा। उसने जो लेटर लिखा उस लेटर में ये जो लाइनें थी जो अभी में आप देख रहे हैं अंडरलाइन, ये लाइनें जानबूझ करके उसके संगठन के सहयोगियों ने उड़ा दी होंगी, काट दी होंगी पेन से, ताकि उन पर आरोप ना लगे। और ये इन पर आरोप लगता क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत समझना बहुत जरूरी है। रोहित वेमुला जो कि एक ऐसा छात्र था जिसको कि शायद राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा होगा, लेकिन अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और SFI जैसे वामपंथी संगठनों ने उसको राजनीति में घसीटा और घसीट करके उसको अकेला अलग छोड़ दिया। कैसे घसीटा? 2016 में 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक फिल्म जो थी वो दिखाई जाने वाली थी, रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम था मुजफ्फरनगर बाकी है। इस फिल्म में दंगों को लेकर के कुछ पॉलिटिकल एजेंडा था। ABVP ने इसका विरोध किया, इसको रुकवा दिया। इसके बाद रोहित वेमुला, उनके साथियों ने ASA के झंडे तले हैदराबाद के अंदर इसका विरोध किया और वहां यह कहा जाता है कि इसके बाद याकूब मेनन के लिए भी ये फिल्म दिखाना चाहते थे। तो याकूब मेनन तो देशभक्त नहीं था, क्या चाहते थे पता नहीं। तो इसमें जब ये विवाद हुआ तो इसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ABVP के लोगों ने इसको रोका। जब ABVP के लोगों ने इसको रोका ये सब करने से, तो उस दौरान जो ABVP के अध्यक्ष थे उस तेलंगाना में, वहां पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था नंदनम सुशील कुमार, जो कि OBC हैं। मुख्य आरोपी वही बनाए गए जो OBC हैं। और इनको दंड देने के लिए चिट्ठी लिखी बंगारू दत्तात्रेय ने, जो कि केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त मोदी सरकार में, वो भी OBC थे। बंगारू दत्तात्रेय, कोई हमारा लेना देना नहीं इससे। अगर जनरल कास्ट का हो तो क्या लेना देना इससे? ये लोग सब इसमें प्रमुख आरोपी थे, इनको आरोपी बनाया गया फालतू में।
तो ये जो सुशील कुमार थे, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिख करके कहा कि ये लोग गुंडे हैं। इसके बाद फिर ये जो आरोप लगा कि रोहित वेमुला एंड कंपनी, कुछ और लोग थे, ये लोग जाकर के उस सुशील कुमार के साथ में मारपीट की। और जब मारपीट की घटना हुई, इसके बाद फिर वाइस चांसलर ने एक्शन लिया और इनको यूनिवर्सिटी से बहिष्कृत किया, निकाला या दंडित किया होगा। तो इसके बाद फिर इसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में बताया इसने कि भाव ये था कि भैया इन लोगों ने हमको कहा चढ़ जा बेटा सूली पर, वामपंथी संगठन ने फिर पीछे हट गए हमको सूली चढ़ा के, हम तो अकेले रह गए। क्या कहते हैं वो कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ ये चिट्ठी बताती है साहब कि क्या हुआ असल में। लेकिन पूरे मामले को बिल्कुल जो गलती लोगों की खुद की थी, वो अपना वो कहते हैं ना कि अपनी चीची जो है वो दूसरे के उस पर लगा के कहना कि तुमने चीची की है। ये काम इन लोगों ने किया, वामपंथी संगठनों ने, और आरोप लगा दिया पूरी तरह से सब कि ये ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब किया गया। तो ये सारी पूरी साजिश एक के तहत प्रोपेगेंडा चला करके इसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर माहौल खराब करने के लिए, सवर्ण छात्रों का दमन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनकी बेटियों का शोषण करने के लिए। शायद जो आईएएस संतोष वर्मा के बयानों की पृष्ठभूमि में को देखें, पप्पू यादव कहते हैं कि हमको तो बेटियां ब्याहो, हमसे वो उनसे कुर्मी कोयरी से बेटियां ब्याहो। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या इसका मकसद क्या है? और सवाल ये उठता है कि अगर आत्महत्या करना ही मापदंड है, तो इससे ज्यादा आत्महत्या तो ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियों के बच्चे करते हैं। एनसीआरबी के डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि अगर 1 लाख लोगों में से 15 ऐसे होते हैं सामान्य बच्चे जो कि आत्महत्या करते हैं, 1 लाख में से 9 ऐसे बच्चे होते हैं SC ST के, OBC के, जो आत्महत्या करते हैं। यानी आत्महत्या करने की दर जनरल कास्ट के बच्चों में ज्यादा है। ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि एनसीआरबी के डेटा जो कि सरकारी आंकड़ा है उससे प्रमाणित है। कोटा, राजस्थान के कोटा में ज्यादातर जो आत्महत्याएं होती थी और अभी भी जो होती हैं वो ज्यादातर सामान्य वर्ग के बच्चों की होती हैं। वो फांसी लगाकर चढ़ते हैं, फांसी लगा, क्योंकि उनको एक तो कंपटीशन इतना है, मतलब वो तो पहले से ही कंपटीशन में है, उनको बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है क्योंकि आरक्षण इतना है। इसके बाद जब जगह मिलती है तो अगर या उनको जगह ना मिल पाए, अगर इतने कंपटीशन के दबाव में आके वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो भैया अगर आत्महत्या ही अगर एक पैमाना है तो फिर उनके लिए करो ज्यादा आत्महत्या, तो जनरल कास्ट के बच्चों की होती है, वो तो आप नहीं कर रहे। इस आधार पे आप किस आधार पे आप फिर इस कानून को ला रहे हैं? आधार क्या है? कुल मिलाकर देश क्या चल रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ये देश में हो गया है। नमस्कार।